के लिए होता है, और जो आपके क्या है, गृहिणियों के लिए होता है, अर्थशास्त्रियों के लिए होता है, सरकार के लिए होता है, सरकार के लिए होता है। ये इन सभी के लिए आपका क्या होता है, बजट बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। बजट क्या होता है, आपका आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ समाज सुधारक के लिए, समाज सुधारक के लिए क्या होता है, आपका बजट इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आपसे ये पूछेगा कि बजट का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे कि बजट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट एंजिल के। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे, जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनके बजट में किस चीज की बात नहीं की थी, तो इनके बजट में बचत की बात नहीं की थी। इनके सिद्धांत में क्या था, इनके सिद्धांत में क्या था कि जो आपका गरीब वर्ग है, जो आपका इन्होंने कितने इन्होंने जो है मदों को कितने भागों में बांटा था, तो मदों को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। कितने वर्गों की बात की थी, तो इन्होंने 3 वर्गों की बात की थी। इन्होंने अपने बजट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपका निम्न वर्ग है वह भोजन पर क्या करता है, अधिक व्यय करता है। भोजन पर क्या करता है, अधिक व्यय करता है, ठीक है। और जो आपका धनी वर्ग है वो किस चीज पर सबसे ज्यादा व्यय करता है, तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पर क्या करता है, अधिक खर्च करता है। तो बस आपको इतना जानना है, बजट का सिद्धांत किसने दिया है, अर्नेस्ट एंजिल ने दिया है, जर्मन के अर्थशास्त्री थे। बचत की बात उनके उसमें एक ही चीज की कमी रह गई थी, उन्होंने बचत की बात नहीं की है। किसकी बात नहीं की थी उन्होंने बचत की बात नहीं की है। और उनके कितने मद हैं, 5 मद हैं, जिसमें भोजन है, आवास है, आपका वस्त्र है, आपका प्रकाश ईंधन है, और आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन है। वर्ग कौन से हैं, तो आपका निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, और कौन सा है आपका अमीर वर्ग है। तो ये क्या था, ये आपका पारिवारिक बजट था। अब इसमें एक चीज है, आपसे पूछता है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। क्या होता है, बजट के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, बजट के 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है संतुलित बजट होता है। क्या होता है, संतुलित बजट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट होता है। और दूसरा क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका जो तीसरा एक संतुलित बजट होता है, एक घाटे का बजट होता है, और एक क्या होता है, बचत का बजट होता है। बचत का बजट आपसे अतिलघुत्री या फिर बहुविकल्पी में पूछा है कि सबसे आदर्श बजट किसको माना जाता है, तो ये जो आपका बचत का बजट होता है बेटा, यही आपका क्या माना जाता है, यही आपका आदर्श बजट माना जाता है। क्योंकि इसमें तीनों को डिफाइन करना है। तो संतुलित बजट में क्या होता है, आपका आय व्यय क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मैंने जितना धन कमाया उतना ही मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, बचत 0 हो जाती है। घाटे के बजट में क्या होता है कि आय हमारी क्या होती है, आय हमारी कम होती है, लेकिन व्यय हमारा क्या होता है, अधिक होता है। इसमें हमें उधार लेना पड़ता है। लेकिन बचत के बजट में क्या होता है बेटा, आय हमारी क्या होती है, आय हमारी जो है अधिक होती है, लेकिन व्यय हमारा क्या होता है, कम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। और आप सभी जानते हैं जहां पे भी आपके बचत की बात होगी वही चीज आपके लिए क्या होगा, वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा बजट क्या माना जाता है, आपका बचत का बजट क्या होता है, माना जाता है। बजट का बजट क्या होता है, माना जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मद क्या होते हैं। पारिवारिक बजट के जो मुख्य मद होते हैं वो क्या, कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक हमारा भोजन होता है, आवास होता है, और क्या होता है, वस्त्र होता है। ये हमारे 3 क्या है, 3 पारिवारिक बजट के मुख्य मद हैं। इसके साथ ही साथ आपसे ये पूछता है कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कौन कौन सी चीजें पारिवारिक बजट को प्रभावित करती हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या है बेटा, अशिक्षा है। ठीक है, शिक्षा का अभाव है, या फिर अशिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा का अभाव है। इसके साथ ही साथ बजट की उदासीनता है। देखिए हर चीज को मैं डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बजट की उदासीनता हो गई, शिक्षा का अभाव हो गया, बजट की उदासीनता हो गई, आपकी सामाजिक कुप्रथाएं हो गई। क्या हो गया, सामाजिक कुप्रथाएं हो गई। ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, ये सब आपके बजट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, बजट को प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर से आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको जिसका हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब दूसरा जो हमारा चैप्टर
चैप्टर है वो क्या है, वो हमारा है आय व्यय और बचत। ठीक है, अब हम जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा है आय व्यय और बचत। आय आय व्यय, आय व्यय और बचत। ठीक है, आय व्यय और बचत। देखिए आय क्या है, आय जो धन हम कमा रहे हैं वही हमारी क्या हो गई, आय हो गई। व्यय जो हम खर्च कर रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, व्यय हो गया। और इन्हीं में से जो हम बचा रहे हैं, जो पैसा हम कुछ बचा रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा बचत कहलाता है। अब आपसे इसमें ये पूछता है, आपका जो ये चैप्टर है इसमें पूछता है कि बचत क्या है। आप बता सकते हैं कि बचत आय व्यय में जो हम खर्च करके जो धन हम क्या करते हैं, बचाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। आपसे पूछता है कि बचत के प्रकार बताइए। तो बचत के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, एक होता है आपका ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक होता है। और देखिए ऐच्छिक का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपका मन है तो आप धन को बचाएंगे, आपका मन है तो नहीं धन बचाएंगे। और दूसरा क्या होता है, अनैच्छिक बचत होता है। क्या होता है, अनैच्छिक बचत होता है। तो एक आपका क्या हो गया, ऐच्छिक बचत हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया बेटा, अनैच्छिक बचत हो गया। ऐच्छिक बचत में क्या होता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आय में से जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ हम क्या करते जाएं, बचत करते जाएं। जैसे अब छोटे बच्चों का गुल्लक आप बना देते हैं, खुद के लिए आप अलग से एसआईपी वगैरह ले लेते हैं, खुद के लिए आप अलग से बैंक में अपना पैसा कुछ ना कुछ हर महीने जमा करते जाते हैं। तो वो आपकी इच्छा पे है, मेरा मन करेगा मैं इस महीने जमा करूंगी, मेरा मन करेगा मैं नहीं जमा करूंगी। वहीं पे जो आपकी अनैच्छिक बचत होती है, ये क्या होता है, ये ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है या फिर प्राइवेट के लिए भी होता है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये आपके नौकरी पेशा वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये होता है। आपकी जैसे मान लीजिए हम लोग का सॉरी, सरकारी कर्मचारी में क्या होता है, जैसे हम लोग का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एनपीएस करता है। अब हमारी ही सैलरी, जो मुझे सैलरी मिली है उसी में से थोड़े थोड़े पैसे को क्या किया जा रहा है, बचत सरकार अपने आप उसको काट के रख ले रही है, और बाद में जब मैं रिटायर होंगी तो वो पैसे वो मुझे क्या करेगी, देगी। वो मैं बाउंड हूँ, मेरी इच्छा पे नहीं है, वो अनैच्छिक है, वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। तो ये क्या होती है, अनैच्छिक बचत किसके लिए होता है, तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। जैसे आपका अनिवार्य बचत हो जाता है, अनिवार्य बचत हो जाता है, आपका जीपीएफ वगैरह हो जाता है, जीपीएफ हो जाता है, आपका एनपीएस हो जाता है, ये सब आपके क्या आते हैं, अनैच्छिक बचत में आते हैं। फिर इसमें आपसे पूछता है कि बचत के साधन क्या क्या हैं। तो बेटा बचत के साधन अभी कल के ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हैं। हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में पैसे को जमा कर सकते हैं, हम डाकखाने में पैसा जमा कर सकते हैं, डाकखाने में पैसा जमा कर सकते हैं, हम कोई शेयर ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, हम कोई जो आपके हम कोई शेयर ले सकते हैं। आपकी ये जो जीवन बीमा होती है, जीवन बीमा कोई भी हम पॉलिसी ले सकते हैं, पॉलिसी लेके हम बचत कर सकते हैं। कोई हम सहकारी जो समितियां होती हैं उनसे कोई चिट फंड वगैरह लेके हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब आपके क्या है, बचत के साधन है। इसमें भी अब आप जब बैंक में पढ़ेंगे इसमें आप अनिवार्य आप चालू खाता पढ़ते हैं ना। आप चालू खाता क्या होता है, चालू खाता आपका व्यापारियों के लिए होता है ना। जो व्यापारी होते हैं उनके लिए क्या होता है, अगर आपसे ये भी परीक्षा में पूछे कि व्यापारियों के लिए कौन सा खाता हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि चालू खाता क्या होता है, व्यापारियों के लिए होता है ना। उसमें आप डाकखाने में आप किसान विकास पत्र आता है, डाकखाने में आपका क्या आता है, डाकखाने में आपका किसान विकास पत्र आता है। इसके साथ ही साथ आपके जो है किसान विकास पत्र हो गया, इसके साथ ही साथ आपका सावधि जमा खाता हो गया। ये सारे क्या आते हैं, इसमें आते हैं। अब आपसे जब हम बचत की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, तो बैंक हमसे क्या करता है, बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमको दो चीजें देता है। एक हमको पासबुक देता है बेटा, और एक हमको क्या देता है, चेकबुक देता है। क्या देता है, एक पासबुक देता है और एक क्या देता है, चेकबुक देता है। देखिए एक चीज का ध्यान रखें कि पासबुक हर व्यक्ति को मिलता है, जो भी खाता खुलवा रहा है उस व्यक्ति को पासबुक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चेक बुक हर व्यक्ति को नहीं मिलता। चेक बुक उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके खाते में हर महीने एक निश्चित जो धनराशि है वो हर महीने आती है, उसी को बैंक क्या करती है, चेक बुक देती है। तो देखिए आपने पासबुक और चेकबुक दोनों चीजें देखी। आपसे पासबुक और चेकबुक में अंतर भी पूछता है। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, मैंने आपकी नोट्स में भी लिखवाया है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीजें क्या की हैं, बताई हुई हैं। तो अब ये पासबुक
बुक हो गया, ये चेक बुक हो गया। चेक बुक भी आप कई प्रकार के पढ़ते हैं, जैसे आपका क्या होता है, वाहक चेक होता है। आपसे पूछ सकता है कि चेक बुक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वाहक चेक होता है आपका, रेखांकित चेक होता है, रेखांकित चेक होता है, इसके साथ ही साथ आपका रेखांकित चेक होता है, वाहक चेक होता है, आदेशक चेक होता है, आदेशक चेक होता है, आदेशक चेक होता है, यात्री चेक होता है, क्या होता है आपका, यात्री चेक होता है। ये सभी आपके क्या होते हैं, चेक के प्रकार होते हैं। इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो रेखांकित चेक होता है ये क्या होता है, ये सबसे सुरक्षित चेक होता है, और ये अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करता है। अकाउंट टू अकाउंट क्या होता है, इसमें पैसा आपका ट्रांसफर होता है। तो रेखांकित चेक आपका क्या होता है बेटा, सबसे सुरक्षित चेक भी ये क्या होता है, माना जाता है। सबसे सुरक्षित चेक भी ये क्या होता है, आपसे मांगा जाता है। तो ये आपके चेक बुक हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि जो है आपके बचत के आपकी आय के स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए आय के स्रोत बेटा हमारे कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि पारिवारिक आय के स्रोत बताइए, ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक आय के क्या है स्रोत, क्या है। तो देखिए हम कैसे, आपसे ये पूछेगा तो घबराइएगा मत। आप धन कैसे कमाते हैं, आपके घर में आपके पापा नौकरी करते होंगे, या फिर हो सकता है आपके पापा मजदूरी करते होंगे, या फिर हो सकता है कि आपके पापा ब्याज पे पैसा देके पैसा कमाते हों, या फिर आपके पापा बुक लिखकर किताबें लिखकर पैसा कमाते हों, या फिर हो सकता है कि आपके पापा ने मकान किराए पे दे दिया है, उसका जो पैसा आता है उससे आपका घर का खर्च चलता है। तो जिस भी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है वही आपका क्या कहलाता है, पारिवारिक आय का स्रोत कहलाता है। तो आपसे अगर पूछे कि पारिवारिक आय का स्रोत आपका क्या क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपका वेतन हो गया, ठीक है, आपका वेतन हो गया, मजदूरी हो गई, रॉयल्टी हो गई, रॉयल्टी में बुक मिलती है, ब्याज हो गया, किराया हो गया, उपहार हो गया। अच्छा ये बताइए बेटा, आप क्या करते हैं जब हम आपकी शादी पड़ती है, आपका बर्थडे आता है, या फिर कोई भी आपके घर में फंक्शन होता है, तो आपको क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, शगुन के रूप में हमको लिफाफा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो भी तो हमारी एक तरीके की आय। मान लीजिए किसी ने मुझे गिफ्ट में गोल्ड की रिंग दे दी, या फिर डायमंड की रिंग दे दी, या फिर उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिया, तो वो भी तो मेरी आय ही हुई ना। तो उपहार के रूप में भी आपको क्या होती है बेटा, पारिवारिक आय की क्या होती है, स्रोत की प्राप्ति होती है। अब आपसे पूछता है, आय तो हमने पढ़ लिया कि पारिवारिक व्यय क्या है, तो मैंने बताया जो धन आप कमा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब पारिवारिक व्यय के प्रकार बताइए। तो ये जो पारिवारिक व्यय के प्रकार हैं, इसमें क्या होता है, आपका जो पारिवारिक व्यय होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक निश्चित होता है, निश्चित व्यय होता है, क्या होता है, निश्चित व्यय होता है। एक अर्धनिश्चित व्यय होता है, एक अर्धनिश्चित व्यय होता है, अर्धनिश्चित होता है, और तीसरा क्या होता है बेटा, आकस्मिक व्यय होता है। अब इन तीनों को मैं डिफाइन करूं तो ये जो निश्चित व्यय होता है ये क्या होता है कि इसमें आपको खर्च करना ही करना है। मतलब इसमें आपका कोई भी क्या कर सकते हैं, आपको कोई, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे की स्कूल की फीस है, तो भाई आप स्कूल की फीस जमा करेंगे तभी स्कूल वाला आपके बच्चे का एग्जाम लेगा, आपके बच्चे को पढ़ाएगा, नहीं तो नाम काट के निकाल देगा। आपका मकान का किराया हो गया, अब आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपको फ्री में तो रखेगा नहीं, वो आपको आपसे पैसा लेगा कि नहीं लेगा। तो निश्चित व्यय होता है जहाँ पे आपको धन खर्च करना क्या होता है, जरूरी ही रहता है। तीसरा क्या हो गया, आपका भोजन, राशन है, आप राशन भरवा रहे हैं तो आप निश्चित है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना भूखे पेट रह जाएंगे। तो स्कूल की फीस हो गई, मकान का किराया हो गया, भोजन पे व्यय हो गया, आपकी दवा पे व्यय हो गया, चिकित्सा पे व्यय हो गया, ये सब निश्चित होते हैं, इन पे आपको खर्च करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अर्धनिश्चित व्यय क्या होता है बेटा कि इसमें आप व्यय तो करते हैं लेकिन आपकी इच्छा, आप उसे अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मुझे कपड़ा खरीदना है, अब हो सकता है कि मैं किसी ब्रांड का कपड़ा ले लूं, मान लीजिए मैंने 5,000 का सूट ले लिया लेकिन मैं उसे 2,000 में भी ले सकती हूँ। आप जब क्या, अर्धनिश्चित व्यय में क्या होता है बेटा कि इसमें जो आपका व्यय होता है वो घट बढ़ सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप भोजन पे ही व्यय करना है, तो आप पनीर की सब्जी न बना के आप सोयाबीन की सब्जी बना लीजिए ना। आप जो है
राजमा ना बना के आप अरहर की दाल बना लीजिए। इस तरीके का व्यय, मान लीजिए आप क्या करिए कि कोई महंगा शूज ना लेके आप नॉर्मल शूज ले लीजिए। मतलब आप जब व्यय को, आप अपने खर्च को जब घटा बढ़ा सकते हैं तो वो क्या कहलाता है ना। और आकस्मिक व्यय क्या, आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक होने वाली चीज़। आकस्मिक व्यय, हम मान लीजिए आप बैठे हैं, तभी फ़ोन आया आपकी सिस्टर का, आपकी किसी भी कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने जो वो आपने पैसा मांगा, आपने उसको दिया, या फिर किसी की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, या किसी की तबीयत खराब हुई है अचानक से, वो जो व्यय होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, आकस्मिक व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, आकस्मिक व्यय कहलाता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका दूसरा चैप्टर था। मैंने कोशिश की कि जो भी आपके एग्जाम में पूछता है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है बेटा, वो क्या है, वो है आपका, वो है घर की सफाई। क्या है, जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है, घर की सफाई। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है कि इसको सिर्फ आप अपना दिमाग लगा के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर की सफाई का मतलब क्या है, सफाई हम क्यों करते हैं भाई, हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वातावरण को खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, अपने घर परिवार के व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सजावट करते हैं, हम सफाई करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चारों तरफ अपनी गंदगी फैलाए रहेंगे, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, हमारी तबीयत खराब होगी, हमारे घर में जो सदस्य हैं उनकी तबीयत खराब होगी। तो सबकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि घर की सफाई सिर्फ आप क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं ना, स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। दूसरा, आप घर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आपका घर देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, घर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा आप क्या करते हैं, आप जो है घर को उचित सुविधा अनुसार ना, सुविधाजनक, अपनी सुविधाजनक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। सुविधाजनक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। इसके साथ ही साथ घर में शांतिपूर्ण माहौल व आराम के लिए भी हम क्या करते हैं, आराम के लिए भी हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इसके साथ ही साथ अपना जीवन स्तर ऊंचा दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जीवन स्तर ऊंचा दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए, अतिथियों को आकर्षित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अतिथियों को आकर्षित करने के लिए भी हम सजावट करते हैं। क्या करते हैं, सजावट करते हैं। अब आपसे पूछता है कि सफाई के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए सफाई के प्रकार आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा है, क्लास 9th में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। देखिए बस मैं नाम लिखूंगी और सारी चीजें आप अपने से समझ लीजिएगा। देखिए एक तो होती है हमारी दैनिक सफाई होती है, जो हम रोज करते हैं, आप रोज अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी होती है आपकी साप्ताहिक सफाई ना, साप्ताहिक होती है जो है। एक आपकी क्या होती है, एक आपकी दैनिक होती है, एक आपकी साप्ताहिक होती है, एक आपकी मासिक होती है। क्या होती है, एक मासिक होती है, एक आपकी वार्षिक होती है। क्या होती है, वार्षिक होती है। और एक आपकी सामयिक होती है, ठीक है, सामयिक होती है। अब दैनिक सफाई जो हम रोज करते हैं, सप्ताह में भी हम अपने जो कपड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है स्कूल के आप लोग स्कूल के जाते हैं, आपकी ड्रेस गंदी हो जाती है, आपके बाल गंदे हो जाते हैं, आप वो सारी चीज़ें सप्ताह में अपनी चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं। महीने की सफाई आप अपने जो अनाज वगैरह होते हैं उनको सूखने के लिए डालते हैं, करते हैं। वार्षिक सफाई में हम घरों को पूरी तरीके से साफ करते हैं, जैसे आप होली पे, दिवाली पे, ईद पे, इन सब पे हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपने घरों को साफ करते हैं। और सामायिक सफाई आप समय के अनुसार, मान लीजिए आपके घर में अचानक से कोई आने वाला है ना, या फिर आपके घर में शादी पड़ गई, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो गया, तो जो हम सफाई करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब सामायिक, समय के अनुसार हम अपनी इच्छा, अपने अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सामायिक सफाई कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपके सफाई के क्या हो गए, प्रकार हो गए। क्या हो गया, आपके सफाई के प्रकार हो गए। देखिए आपसे पूछता है कि घर की सफाई के नियम बताइए। क्या बताइए, आपके नियम बताइए। तो सबसे पहला जो नियम होता है बेटा कि हमेशा आपका जो कूड़ा है उसे कहाँ डालना है, कूड़ादान में, लेकिन कूड़ादान में डालना है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, उसके बाद आपने घर की सफाई करके जो आपके बगल वाले है उसके घर पे कूड़ा फेंक दिया, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा अब प्रतिदिन आपको कूड़ा क्या करना है,
प्रतिदिन कूड़ा आपको कहाँ डालना है, कूड़ेदान में ही डालना है, कूड़ेदान में ही डालना है। गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को, गीला कूड़ा व सूखे कूड़े को आपको क्या करना है, सूखे कूड़े को अलग करना है, अलग रखना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, अलग अलग रखना है, ताकि जो आपका बाहर वो कूड़ा वाला आता है उसको सुविधा हो जाए, ठीक है। घर की नाली में आपको क्या करना है, जो आपके घर की नाली है उसमें गंदगी नहीं जमा होने देनी, नहीं तो पानी इकट्ठा होगा, सड़ेगा, बदबू आएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे आपके कीटाणु उसमें पनपेंगे, जो आपको क्या करेंगे, आपको बीमार करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप घर के शौचालयों की क्या करनी है, शौचालयों की हर सप्ताह में क्या करनी है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे आपके क्या करने हैं, नियम होते हैं। अब आपसे पूछेगा सफाई करने के साधन क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, झाड़ू हो गया, आपको जो आप बस अपना दिमाग लगाइएगा, आप जो जो अपने लिए घर में इस्तेमाल करते हैं बस उसी को क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपका आता है चौथा चैप्टर, घर की सजावट। चौथा चैप्टर आता है घर की सजावट, ठीक है। अब ये घर की सजावट क्या है, कब मैंने आपको बताया था, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको कला के तत्व याद रखने हैं, और दूसरा कला का सिद्धांत, कला का सिद्धांत। ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। आपसे जब पूछ लेगा कि कला के तत्व क्या है, तो आप कला के तत्व, क्योंकि यही इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट है। कला के तत्व में आप रेखा, आकार, बनावट, रेखा था, आकार था, बनावट था, प्रकाश ना, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ये क्या थे, ये आपके रेखा के क्या थे, आपके रेखा के प्रकार थे, ठीक है। जिसमें आपका रेखा है, आकार है, बनावट है, प्रकाश है, रिक्त स्थान है और नमूना, ठीक है। दो दो चार दो छह ना, ये आपके छह क्या है, छह आपके छह क्या है, आपके कला के तत्व हैं। वहीं पे जब आपसे क्या पूछेगा कि कला के सिद्धांत कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कला के सिद्धांत 5 होते हैं। एक होता है आपका अनुरूपता होता है, अनुरूपता होता है, अनुपात होता है, अनुपात होता है, संतुलन होता है, अनुरूपता होता है, अनुपात होता है, आपका संतुलन होता है, लय होता है और दबाव होता है। ये आपके 5 क्या होते हैं, कला के सिद्धांत होते हैं। यही चीजें आपको इस चैप्टर में क्या करनी है, आपको याद रखनी है, क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसके बाद आते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, गृह गणित है। तो देखिए गणित क्या है, गणित आपका प्रैक्टिस का है। मैंने आपको कम से कम 3-4-5 वीडियो मैंने उसका बनाया हुआ था, और आपने उसको, मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस वाली चीज़ें आप उसको एक दिन पहले फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर आप अपने से क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं छठे चैप्टर पे, ठीक है। छठा चैप्टर आपका जो है वो क्या है, वो जल है, ठीक है। छठा चैप्टर आपका क्या है, जल है। जल ही जीवन है। अगर हम एक भाषा में समझना चाहें कि जल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जल ही जीवन है, और उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जल के रूप कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 होते हैं। एक होता है ठोस होता है, एक होता है द्रव होता है, और एक होता है वाष्प होता है। ये 3 आपके क्या होते हैं, ये 3 आपके जल के रूप होते हैं, ठोस, द्रव और वाष्प, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि जल की उपयोगिता बताइए, पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे पूछ सकता है कि जल की उपयोगिता बताइए। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था बेटा कि मनुष्य के शरीर में 3/4 भाग क्या होता है, जल होता है। जल हमारे किस किस चीज के लिए आवश्यक है, तो हमारी पाचन क्रिया के लिए, ठीक है, हमारी पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है। पाचन, रक्त को तरल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, रक्त को तरल बनाने के लिए, पाचन क्रिया के लिए, रक्त को तरल बनाने के लिए, और जो है तापमान नियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही साथ बेटा जो है, जो आपके शरीर के विकार होते हैं, जब वो पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में शरीर के विकार को क्या करता है, बाहर निकालता है। किस किस माध्यम से, तो मूत्र व पसीने के द्वारा। तो ये सब आपकी क्या होती हैं बेटा, जल की उपयोगिता होती हैं। साथ ही जल पीने के काम में आता है, भोजन बनाने के काम में आता है। भोजन हो गया, नहाना हो गया, धोना हो गया, कपड़ा हो गया, सब चीज बिना। अच्छा ये बताइए, मैं आपके जीवन से पानी हटा दूं,
मैं कह दूँ कि आज आपको पानी नहीं मिलेगा, आपका जीवन कैसे, आपका एक दिन कैसे बीतेगा? आप कल्पना करके देखिए, नहीं बीत पाएगा। ठीक है, तो आप क्या होता है जल की ये सारी हमारी क्या होती हैं, उपयोगिता होती है। आपसे पूछता है कि जल का संगठन क्या होता है, तो जल का संगठन बेटा मतलब जल का सूत्र, आपका जल के सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है आपका, H2O होता है। पूछता है जल प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, तो ये जो जल प्राप्ति के स्रोत हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके कई होते हैं। जैसे हमें नदी के द्वारा प्राप्त होता है, झरने के द्वारा प्राप्त होता है, नल के द्वारा प्राप्त होता है, नल के द्वारा प्राप्त होता है, कुएं से प्राप्त होता है, कुएं से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, जल के स्रोत होते हैं। जल के क्या होते हैं, आपके स्रोत होते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि ये बताइए अशुद्ध जल क्या होता है, तो अशुद्ध जल क्या होता है, जब आपके जलों में क्या मिला जाए, कोई भी विलायक पदार्थ घुल जाए ना। अच्छा हाँ, आपसे पूछ सकता है कि जल क्या को कैसे मानेंगे कि शुद्ध होता है, तो जो ही जल आपका क्या है, रंगहीन है, क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, स्वादहीन है, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे बेटा, आपके शुद्ध जल कहलाएंगे। तो जल कैसा होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए और स्वादहीन होना चाहिए होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे अशुद्ध जल पूछेगा कि अशुद्ध जल क्या होता है, तो जब आपके जल में कोई भी विलायक, कोई भी रासायनिक विलायक, कोई भी भौतिक विलायक मिल जाता है तो वह जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद अशुद्ध जल कैसे, अशुद्ध जल, उस अशुद्ध जल को कैसे आप शुद्ध करेंगे, तो इसका बेटा अभी कल ही के वीडियो में मैंने आपको 3 बताए हैं कि आप एक भौतिक विधि से, एक रासायनिक विधि से और एक आपके जो आधुनिक विधि है उनसे क्या कर सकते हैं, आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। उसको आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि मैंने कई बार उसको बताया बेटा। इसके बाद आपसे इस चैप्टर में पूछता है कि शुद्ध जल अशुद्ध जल में अंतर बताइए, मृदु जल और कठोर जल में अंतर बताइए। तो ये भी मैंने आपको मैंने पूरा वीडियो ही बनाया है जिसमें सारे अंतर दिए गए हैं। अब मैं कोशिश करूंगी तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगी, पिन कर दूंगी, आप उसको फिर से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें सारे अंतर है और पक्का है उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो उसको आप लोग एक बार क्या करिएगा बेटा, देख लीजिएगा। अब आपका तीसरा शुरू होता है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग आपने पढ़े हैं 3। एक आपने पढ़ा है, आपने पेचिश पढ़ा है, आपने अतिसार पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है, हैजा पढ़ा है। बस ये 3 नाम याद रखिएगा। इससे आपसे ये भी पूछ सकता है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं, तो आप ये बता दीजिएगा। इसके बाद इसकी डिटेल आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, 5वां है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण हमारा 2 शब्द से मिलकर बना है, परिधन आवरण। क्या है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या है, ढका हुआ। ये क्या है आपका, मतलब जो भी चीजें हमें चारों तरफ से ढके हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसके प्रकार आपके क्या होते हैं, जो आपका पर्यावरण होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक आपका भौगोलिक होता है, क्या होता है, भौगोलिक होता है, सांस्कृतिक होता है और सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है। ये 3 आपके इसके क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रकार होते हैं। मतलब भौगोलिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। अब पर्यावरण जो है के जीवन पे क्या क्या लाभ है, तो भाई पर्यावरण अगर हमारा सुरक्षित है तो हम स्वस्थ हैं, हमारा वातावरण स्वस्थ है, हमारी सारी चीजें क्या है, शुद्ध है, सारी चीजें क्या है, हमारे व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है ना, व्यक्ति के जीवन की जो दिनचर्या है वो सही है। अब अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है, क्या पूछे, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है बेटा, पर्यावरण या प्रदूषण किससे बना है, अंग्रेजी के पॉल्यूशन से बना है। आपसे अगर यही आप लिख देंगे ना तो भी आपका एग्जाम में पॉइंट बन जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण अंग्रेजी शब्द के पॉल्यूशन से बना है। अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है बेटा, तो अंग्रेजी के पॉल्यूशन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है खराब हो जाना। क्या हो जाना,
खराब हो जाना, ठीक है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, जिसका अर्थ होता है खराब हो जाना। अतः प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दूषित या खराब हो जाना, ये आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब अगर आपसे ये पूछे प्रदूषण के प्रकार बताइए, तो आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे क्या होते हैं आपके प्रदूषण के प्रकार होते हैं। इनको आप सबको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है बेटा, आपसे प्रदूषण के प्रकार पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि भाई वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा होता है, मृदा होता है, रेडियोधर्मी होता है, रेडियोधर्मी होता है। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, प्रदूषण के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं आपके प्रदूषण के प्रकार होते हैं। अब इनकी रोकथाम कैसे की जाए। हाँ, आपसे ये भी पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि 5 जून को, कब, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें वनों को काटने से रोकना है। क्या करना है, वनों को काटने से रोकना है, को काटने से रोकना है, वृक्षारोपण करना है। क्या करना है आपको वृक्षारोपण करना है, ठीक है। आपको जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, अधिक से अधिक भूमि संरक्षण करना है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, देखना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है बीमारी का है, कि आपके सामान्य रोग क्या होते हैं, फिर संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो देखिए आपका ये 9वां चैप्टर है। देखिए संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग हम लोगों ने पढ़ा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाला रोग क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। अब यह किसी भी माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। यह क्या वायु के द्वारा फैल सकता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क से, ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क से भी हो सकता है, आपके रक्त के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क से, आपके रक्त के द्वारा। ये सभी क्या है, ये सभी संक्रामक को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर लेके जाते हैं। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा और रक्त के द्वारा लेके जाते हैं। अब इसमें बेटा आपका क्या है, कुछ आपसे टीके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो चेचक का टीका है, चेचक का टीका कब लगता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बीसीजी का टीका कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसीजी का टीका कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किस कब लगती है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगती है। क्या होती है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद क्या लगती है, तुरंत बाद लगती है। क्या, चेचक का टीका लगता है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। आपका क्या लगता है, चेचक का टीका लगता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि खसरे का टीका कब लगता है, तो खसरे का टीका बच्चे को 9 माह में लगता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि डीपीटी क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि डी से आपका क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, पी से पर्टूसिस होता है, जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, और टी से आपका क्या होता है, टिटनस होता है। क्या होता है, टिटनस होता है। आपसे पूछ सकता है कि टाइफाइड का टीका कब लगता है, तो आपका टाइफाइड का टीका बच्चे को 2 वर्ष पे लगता है। क्या होता है, 2 वर्ष पे लगता है। तो ये सब क्या थे इसमें, और फिर इसमें बीमारियां दी गई हैं। आपका चेचक है, इसमें से कोई भी बीमारी आपसे, जैसे कल मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखाया था, मैंने बताया था, कुछ में पूछा था कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग का कारण, लक्षण, उपचार पूरा विस्तृत आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके लगभग इतने ही क्या थे जो, देखिए क्योंकि ये आपकी रिवीजन की क्लास है बेटा, एक दिन में आपको कोई पूरा नहीं पढ़ा सकता। मेरा पूरा एफर्ट है, मैं जितना पढ़ा दे रही हूँ उतना आपको क्या हो सकता है, अगर आप इतना भी सुन लेंगे फिर भी वो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 10वां, ठीक है, जो आपका क्या है, सिलाई किट है। क्या है, सिलाई किट। अब आपसे इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछता है कि सिलाई की उपयोगिता, मैंने कई बार आपको ये पढ़ाया भी है। सिलाई की उपयोगिता, इसमें सबसे पहले आपके समय की बचत होती है, धन की बचत होती है,
कपड़े की बचत होती है। आपको आप जिस तरीके से चाहते हैं ना, आप पुराने कपड़े का उपयोग कर लेते हैं, पुराने कपड़े का उपयोग कर लेते हैं ना। आप अपने उचित नाप के अनुसार सिलाई करते हैं ना, आप जैसी चाहते हैं उस तरीके की आप क्या कर लेते हैं, सिलाई करते हैं। एक पूछता है कि आप सिलाई किट में क्या रखते हैं, सिलाई किट में आप क्या क्या रखते हैं। उसमें आपका क्या क्या होता है, एक बड़ी कैंची रहती है, एक आपकी छोटी कैंची होती है, उसमें आप फीता रखते हैं, मिल्टन चौक रखते हैं, मिल्टन चौक रखते हैं, फीता रखते हैं ना, सुई रखते हैं, फीता आपने टेप देख ही लिया ना। आपके पास एक कटिंग टेबल होती है जिसपे आप रख के कपड़ा काटते हैं, आपके पास धागा रहता है ना, आपके पास धागा रहता है। एक आपका अंगुलिस्ताना रहता है जो आपसे पूछता है, तो ये कहाँ पहना जाता है, कि लोहे या प्लास्टिक की एक छोटी टोपी होती है जिसे बीच की उंगली में हम पहनते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंगुलिस्ताना हम क्यों पहनते हैं, तो ये आपके हाथ में सुई न चुभे इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, पहनते हैं। क्या करते हैं, पहनते हैं। आपके पास प्रेस होता है ना, ये आपकी क्या होती है, आपकी प्रेस तो आप सिलाई किट में रख नहीं सकते, कटिंग टेबल भी आप नहीं रख सकते, मतलब इसमें से आप जैसे बड़ी कैंची रख सकते हैं, छोटी कैंची रख सकते हैं, फीता रख सकते हैं, मिल्टन चौक रख सकते हैं, सुई रख सकते हैं, धागा रख सकते हैं, अंगुलिस्तान रख सकते हैं। ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलाई किट में रख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, सिलाई का चैप्टर था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कपड़े की धुलाई। हम सभी कपड़े धुलते हैं, बिना धुले कपड़े आप पहनते हैं नहीं। अब कपड़े हम धुलते क्यों हैं, आप मान लीजिए आपसे यही पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले भाई हमारे कपड़े में गंदगी रहती है, उसको हम दूर करने के लिए करते हैं ना, गंदगी को क्या करते हैं, दूर करने के लिए रहते हैं। वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, वस्त्रों को हम क्या करते हैं, आपका गंदगी को दूर करने के लिए, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसके साथ ही साथ कपड़े की दुर्गंध समाप्त हो जाए, हम इसके लिए भी करते हैं। दुर्गंध समाप्त करने के लिए हम कपड़े की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए धुलते हैं, सौंदर्यता को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्तित्व के निखार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, व्यक्तित्व के निखार के लिए हम क्या करते हैं, हम कपड़े की धुलाई करते हैं। कपड़े की धुलाई हम क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। अब ये जो बेटा धुलाई होती है ना, ये क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आप कपड़े धुलते हैं वो आप कपड़े की धुलाई, आपको जैसे आपके पास ऊनी कपड़े हैं, आपके पास रेशमी कपड़े हैं, आपके पास रेयॉन के कपड़े हैं, आपके पास नायलॉन के कपड़े हैं, तो आप उनको किस तरीके से क्या करते हैं, धुलते हैं। देखिए आप शुष्क धुलाई याद रखिए, मैंने पढ़ाया भी है आपको। शुष्क धुलाई से ही हम ऊनी कपड़े धुलते हैं, रेशमी कपड़े धुलते हैं, रेयॉन को धुलते हैं। इसमें हम रासायनिक प्रक्रिया का यूज करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया का यूज करते हैं, जिसमें हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये क्या होते हैं, इन्हें हम अम्लीय माध्यम से धुलते हैं, अम्लीय माध्यम से ना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड। वहीं पे आपसे अगर पूछेगा सूती कपड़े का आप उनको कैसे धुलते हैं, तो हम उनके लिए क्षारीय माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय माध्यम जैसे हम डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, इन सब की सहायता से हम क्या करते हैं, हम सूती कपड़ों को क्या करते हैं बेटा, धुलते हैं। क्या करते हैं, सूती कपड़ों को धुलते हैं। अब आपके जो है जब कपड़े हैं उसमें धब्बे भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं, तो आपसे पूछ सकता है बेटा कि धब्बे के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये आपसे क्या कर सकता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि धब्बे के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि धब्बे के प्रकार आपके क्या होते हैं, जैसे कुछ आपके वनस्पति धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, कुछ आपके वनस्पति धब्बे होते हैं, कुछ आपके चिकनाई के धब्बे होते हैं, चिकनाई के धब्बे होते हैं, चिकनाई के धब्बे होते हैं, ठीक है। चिकनाई के धब्बे हो गए, आपके जातक हो गए, जातक धब्बे हो गए, जातक धब्बे, आपके पसीने के धब्बे हो गए। क्या हो गया आपका, पसीने के धब्बे हो गए, पसीने के धब्बे हो गए। इसके साथ ही खनिज के धब्बे हो गए, खनिज के धब्बे हो गए,
खनिज के धब्बे ना, घास के धब्बे, ये सब आपके क्या होते हैं, घास के धब्बे, ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, धब्बों के प्रकार होते हैं ना। वनस्पति धब्बे, चिकनाई के धब्बे। ठीक है, वनस्पति धब्बे में क्या है, आपका चाय गिर गया, आपका कॉफी गिर गया, आपका कोको गिर गया, ये सारी चीजें आते हैं। चिकनाई में हम लोग सब्जी वगैरह खा रहे हैं, तेल वगैरह खा रहे हैं, ये सब गिर जाना। जातक धब्बे में जो आपका अंडा, दूध, मांस, ये सब आपके जातक धब्बे में आते हैं। क्या क्या, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, ये सब आपका। पसीने का धब्बा आप जानते ही जानते हैं। खनिज के धब्बे का मतलब होता है कि जब आपके जो है कोई लोहे की जंग लग जाए, ये सारी चीज़ें आपके खनिज के धब्बे में आती हैं। तो ये आपका क्या है, अब इन धब्बों को छुड़ाया भी जाता है। तो इन धब्बों को छुड़ाने के लिए आपके किताब में बहुत सारे धब्बे दिए गए हैं और उनकी विधियाँ दी गई हैं। एक बार सरसरी, वैसे इतना डेप्थ से जाके नहीं पूछता है, लेकिन आप एक बार सरसरी निगाह इन पर क्या कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा। लेकिन ये धब्बे के प्रकार आप क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रसोई घर है। ठीक है, 12वां चैप्टर आ गए हम लोग। रसोई घर आपके घर का मेन पोर्शन, जहाँ जो आपके स्वास्थ्य, जहाँ आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है, जहाँ पे हमारा सबसे कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा दिन भर में सबसे ज़्यादा अगर हम जहाँ पे समय बिताते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रसोई घर होता है, स्पेशली गृहिणी के लिए। तो ये जो रसोई घर का उद्देश्य क्या होता है बेटा, तो सुविधाजनक होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, आपका सुरक्षात्मक होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखते हैं तो वो हमारे लिए जरूरी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि हो गया ना, समय की बचत हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रसोई घर क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब रसोई घर जो आपका होता है, अगर हम की बात करें कि जो है हमारे देश में रसोई घर की किस प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, एक देसी शैली होती है, एक देसी शैली होती है, और एक क्या होती है, विदेशी शैली। विदेशी शैली अब ऐसे आप समझ लीजिए, देसी शैली होती है जहाँ पे हम नीचे जमीन पर बैठ के, जैसे आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे घरों में क्या होता है, घर नीचे जमीन पे बैठकर हम खाना बनाते हैं ना। जैसे पहले के समय में हम लोग की मम्मी बनाती थी, नीचे जमीन पे चौकी रख के, चूल्हा रहता था, उससे बैठ के वो क्या करती थी, खाना बनाती थी। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खड़े होकर खाना बना, हमारा स्लैब है, उसी पे सब कुछ है, और खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो जो बैठ के आप खाना बना रहे हैं वो आपकी देसी शैली हो गई, जो आप खड़े होकर आप स्लैब पे वो करके बना रहे हैं वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी विदेशी शैली हो गई। क्या हो गई, विदेशी शैली हो गई। अब आपसे पूछता है रसोई घर के प्रकार। ठीक है, रसोई घर के आपसे से क्या पूछता है, प्रकार पूछता है। तो एक दीवार वाला रसोई घर, एक दीवार वाला, एल आकार का, यू आकार का ना, 2 दीवार वाला। अब आपसे ये पूछता है इसमें सबसे अच्छा सर्वोत्तम रसोई घर किसको कहा जाता है, तो ये जो आपका यू आकार का रसोई घर होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका सर्वोत्तम होता है। क्या होता है, यू आकार का जो रसोई घर होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका सर्वोत्तम होता है। इसके बाद इसमें बेटा आपसे कुछ पूछा है, ईंधन क्या होते हैं, तो आप सभी जानते हैं हम लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, हम तरल ईंधन गैस वगैरह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल। आपसे बर्तन पूछते हैं कि इसको आधुनिक उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो आजकल देख रहे हैं हम लोग प्रेशर कुकर हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, बेकिंग ओवन हो गया, बर्तन धोने की मशीन आ गई जिसको हम डिशवाशर भी कहते हैं, इन सब का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या था, चैप्टर था। नेक्स्ट आपका आता है भोजन पकाना व परोसना। ठीक है, इसमें भी ये जो भोजन पकाना व परोसना है, भोजन पकाना व परोसना, भोजन पकाना व परोसना जो चैप्टर है बेटा, इसमें हम भोजन क्यों पकाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, स्वाद युक्त बनाने के लिए, इन सब के लिए भोजन का संरक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम भोजन को क्या करते हैं बेटा, पकाते हैं। ठीक है, भोजन को हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। अब भोजन को पकाने के सिद्धांत हैं, जैसे भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भोजन हम उबाल कर भी पकाते हैं ना, आप में उबालना होता है, इसके साथ ही साथ तलना होता है, सेकना होता है। ठीक है, सेकना होता है,
ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, भोजन के। और तीसरा आपका क्या होता है, भट्टी में, भट्टी के द्वारा, भाप के द्वारा, ये सब क्या है, ये सब भोजन पकाने की विधियां हैं। इन सब माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि भोजन पकाने की विधियां बताइए, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उबाल कर, तल कर, सेक कर, भट्टी द्वारा। अब उबाल कर क्या, आप लोग अपने घर में चावल दाल सब्जी बनाती है तो कैसे बनाती है, उबाल कर ही बनाती है। तलना, आप समोसा पकौड़ा पूड़ी बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, तल के ही बनाती है ना, डीप फ्राई करके ही बनाती हैं। सेकना, हम लोग रोटी सेकते हैं, हम लोग भुट्टा वगैरह सेकते हैं, ये सब हम कैसे करते हैं, सेक के ही करते हैं। पराठा हो गया, ये सब भट्टी के द्वारा। आप लोगों ने नॉन रोटी खाई हुई है तो वो कैसे बनती है, भट्टी में ही बनती है। भाप के द्वारा हम लोग इडली खाते हैं, आपका जो ये फारा वगैरह होता है वो कैसे बनाते हैं, भाप के द्वारा ही बनाते हैं। तो ये सब आपकी क्या है, पकाने की क्या होती हैं, विधियां होती हैं। अब आपसे पूछता है कि परोसने की विधियां बताइए ना, भोजन को परोसने की विधियां बताइए। तो ये भी आपके बेटा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक आपकी देसी शैली होती है देसी शैली होती है, विदेशी शैली होती है, विदेशी शैली होती है, और तीसरी आपकी क्या होती है, आपकी क्या होती है, बुफे होती है। अब इसको भी समझ लीजिए। देसी शैली मतलब जमीन पे बैठकर जो हम भोजन करते हैं, हम जमीन पे चौकी रख के थाली में, एक ही थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब रख के, पानी रख के, ग्लास में या फिर लोटे में रख के, जो जमीन पे बैठ के चौकी पे बैठ के खाते हैं, वो आपकी देसी शैली होती है। विदेशी शैली जो हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी विदेशी शैली होती है, जो हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। बुफे क्या होता है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि शादी विवाह में क्या होता है, बफर सिस्टम होता है, वहाँ पे एक ही जगह पे आपका खाना लगा दिया जाता है और हम खुद अपने हाथ से जाके खुद के लिए खाना क्या करते हैं, सर्व करते हैं, वो आपकी क्या होती है, बुफे होती है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका भोजन परोसने की क्या हो गई, विधियां हो गई। ठीक है, अब हम पर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हमारा रोगी का भोजन। देखिए हम सभी एक नॉर्मल आहार करते हैं, भोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने उस दिन भी आपको क्लास में बताया था कि हर व्यक्ति का जो भोजन होता है वो अलग होता है, क्योंकि आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, ठीक है, अवस्था के अनुसार आप व्यक्ति को उसकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार आप उसको भोजन देते हैं। एक बच्चे का भोजन अलग होगा, एक नवजात शिशु का भोजन अलग होगा, एक एडल्ट का भोजन अलग होगा, एक महिला का भोजन अलग होगा, एक लड़की का भोजन अलग होगा, एक ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति का भोजन होगा, मजदूरी करने वाले व्यक्ति का भोजन अलग होगा, गर्भवती महिला का भोजन अलग होगा, स्तनपान कराने वाली महिला का भोजन अलग होगा, रोगी का भोजन, किसी भी व्यक्ति से किसी भी रोग से वो ग्रस्त है उसका भोजन अलग होगा। तो भोजन क्या होता है, भोजन हमारी रिक्वायरमेंट को तो पूरा करता ही करता है, साथ ही हमारी परिस्थितियों के अनुसार ही हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। आप हर भोजन को हर व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आपके घर में चावल बन रहा है लेकिन आप उसको नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा है व्यक्ति, तो आप उसको तेल मसाले वाली चीजें नहीं देंगे। बन आपके घर में रहा है, आप अपने ही घर में अलग अलग व्यक्तियों के लिए भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो भोजन क्या होता है बेटा, भोजन आप व्यक्ति के अनुसार देते हैं। जैसे रोगी का भोजन कैसा होगा, सबसे पहले तो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, रोग के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रोग के अनुसार होना चाहिए, वो किस प्रकार से रोग से ग्रस्त है इसके अनुसार उसे क्या होना चाहिए, हमें रोगी का भोजन देना चाहिए। अब रोगी के भोजन का प्रकार मैंने आपको बताया था कि एक होता है बेटा तरल भोजन होता है, ठीक है, रोगी का भोजन तरल आहार देते हैं ना, क्या करते हैं, आपका तरल आहार होता है, आपका जो है अर्ध तरल भोजन होता है, तरल भोजन होता है, अर्ध तरल भोजन होता है, और हल्का भोजन होता है। इस तरीके से आप चार्ट बना के लिखेंगे ना तो भी आपको एग्जाम में अच्छे। तरल भोजन का मतलब होता है कि जो पदार्थ एकदम लिक्विड हो, हर चीज का पानी, दाल का पानी हो गया, मूंग दाल का पानी हो गया, आपका जौ का पानी हो गया, आपका जो है छाछ हो गई, ये सब आपके किस में आएंगे, तरल में आएंगे। और तरल में आएंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, साबूदाना आपका जो है कस्टर्ड हो गया, जेली हो गई, साबूदाना हो गया, ये सब आपके अर्ध तरल में आएंगे। और आपका जो ये आपका होता है, जो आपका
हल्का बोले इसकी वजह से सूजी की खीर आपके लिए हो गई ना। आपने चावल हल्का सा आपने चावल दे दिया, खिचड़ी दे दिया, दलिया दे दिया, वो सब आपके किस में आते हैं, आपके हल्के भोजन में क्या करते हैं, आते हैं। क्या होता है, ये आपके हल्के भोजन में क्या होता है, आता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है मानव अस्थि संस्थान चैप्टर है। मानव अस्थि संस्थान ना, मानव अस्थि संस्थान में देखें आपने हड्डियों के बारे में पढ़ा है। हड्डियां हमारी क्यों उपयोगी हैं? एक तो हमारे शरीर की आकृति के लिए, शरीर की आकृति प्रदान करने के लिए, आकृति प्रदान करने के लिए। दूसरा, हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, कोमल अंगों की सुरक्षा के लिए, जो है गतिशीलता के लिए हम क्या करते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपसे पूछेगा तो बताएंगे 206 हड्डियां होती हैं ना। क्या होती है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। अब इसके साथ ही साथ ये इसमें क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके शरीर में जैसे आपसे पूछ ले कि आपके जो है उसमें सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपके सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। इसको बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। आपके वक्ष में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब आपके उसमें कितनी होती है, आपके 25 होती हैं, ठीक है। आपके कमर में कुल कितनी हड्डी होती हैं, आपके कमर में 26 होती हैं ना। दोनों हाथों को अगर आपके ऊपरी भाग को मिला दें, दोनों हाथों में कितनी होती हैं, तो 64 होती हैं। और दोनों पैरों में कह दिया जाए तो दोनों पैरों में आपकी कितनी होती हैं, 62 होती है। बस आपको ये याद रखना है कि कितना आपके कहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। आपके कहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं ना। आपसे पूछ लेता है कि पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपकी पसलियों में क्या होती है, 24 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है, 24 हड्डियां होती हैं। लेकिन इसमें 25 इस वजह से वक्ष पूरा बताया जाता है क्योंकि उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या होती है, एक और हड्डी होती है जिसको हम उरोस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरोस्थि बोलते हैं। तो आपसे पसलियों में जब हड्डियों की संख्या पूछी जाएगी तो आप कितना बताएंगे, आप 24 बताएंगे। आप कितना बताएंगे, आप 24 बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हड्डियों की टूट पे। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है बेटा कि हड्डियों की टूट क्या है। देखिए हड्डियों की टूट क्या होती है, जब आपके हड्डियां क्या हो जाएं, टूट जाएं, ठीक है। आपकी हड्डियां क्या हो जाएं, टूट जाएं। वो किसी भी तरीके से टूट सकती है, दुर्घटना हो गया, कोई सामान आपके ऊपर गिर गया, या फिर आप जो है आप चलते चलते गिर गए, किसी भी माध्यम से आपकी हड्डियां क्या हो सकती हैं बेटा, टूट सकती हैं। जब आपकी हड्डियां टूटती हैं तो आपके शरीर का क्या होता है, उस अंग का क्या होता है, आकार भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। अब हड्डियों के प्रकार मैंने आपको कल भी बताया था कि चोट के आधार पे, टूट के आधार पे हम बांटते हैं। जिसमें आपका साधारण होता है, पेचीदा होता है, विशेष होता है, पचड्डी होता है, कच्ची टूट होती है। ये सारी आपकी क्या होते हैं, हड्डियों के टूट होते हैं। और मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया था। हड्डी की टूट और मोच में अंतर आप जरूर याद रख लीजिएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया, मैं आज वो वीडियो फिर आपके ग्रुप में डाल दूंगी और आप उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, हड्डियों की टूट थी, ठीक है। इधर का चैप्टर मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, इस वजह से बस मैं सरसरी निगाह से आपको बता दे रही हूँ। फिर आता है श्वसन तंत्र। कल ही मैंने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और उनका चित्र आपको क्या करना है, बनाना है। अब आपसे पूछ ले प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो बिना किसी मदद के, मतलब मैं जैसे इस समय श्वसन ले रही हूँ, आप जैसे श्वसन ले रहे हैं, क्या आप किसी की मदद ले रहे हैं, नहीं। बिना किसी मदद के जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक कहलाती है। और कृत्रिम में हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम श्वसन में क्या होती है, कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया में हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है। आपसे अगर ये पूछ ले कि कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार के। एक हमारा होता है सिल्वेस्टर विधि, एक होता है आपका लाबोर्ड, एक होता है आपका सेफर्ड। ये आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। इस वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ मैं क्विक रिवीजन, सॉरी सेफर्ड नहीं है, सेफर है, ठीक है। क्या है, सेफर विधि है। ये 3 विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन हम क्या करते हैं, दिलाते हैं। इनमें अंतर आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बेटा आपका घायल व्यक्ति को हस्तासन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तासन करना, ले जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपसे पूछ ले स्थानांतरण का अर्थ क्या है, स्थानांतरण का अर्थ ना, तो आपको क्या बताना है कि जब क्या होता है, व्यक्ति अपने से स्वयं वो
मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई घटना हो गई, वो स्वयं उस जगह नहीं जा सकता, तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सहायता देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही आपका क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। और हम ये किसके लिए करते हैं? घायल व्यक्ति के लिए करते हैं, जो क्या कर सकता है? जो स्वयं नहीं जा सकता। क्या कर सकता है? जो स्वयं नहीं जा सकता, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्थानांतरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्थानांतरण विधियाँ होती कैसी हैं? तो एक होती है फ्रेंड्स ग्रिप्स, ठीक है, एक क्या होती है? फ्रेंड्स ग्रिप होती है, फ्रेंड्स ग्रिप होती है। इसको हिंदी में सहारा देते हुए एक साथ लेके जाना, है ना। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं कि सहारा देते हुए एक साथ ले जाना, एक साथ ले जाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चोट लग गई, अब मैं उसको अपने इस पे कंधे पे रख के, उसके कंधे पे हाथ रख के सहारा, जैसे एक व्यक्ति ऐसे लेके जाता है ना सहारा, जैसे मान लीजिए यही एक व्यक्ति है, अब इसे मुझे इस तरीके से मैंने इसको सहारा दिया, अब मैं इसे लेके जा रही हूँ, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्रेंड्स ग्रिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेंड्स ग्रिप्स वाला। दूसरा है पीठ पर उठाना। तीसरा क्या है? पीठ पर उठाना। जब व्यक्ति चलने में कमजोर है या फिर वो बिल्कुल नहीं चल सकता, तो उसी के साथ उसको पीठ पे उठा के सहारा देके जो लेके जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका स्थानांतरण की विधियों में आता है। कंधे पर डाल के उठाना, इसमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। कंधे पर डालकर उठाना, इसमें जब बच्चे की किसी भी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, कुछ मतलब टूट जाए, वो बिल्कुल भी असमर्थ है चलने में, तब एक व्यक्ति उसको यहाँ से पकड़ता है, इस तरीके से पीछे से पकड़ेगा, और एक व्यक्ति उसका क्या पड़ेगा? यहाँ पे उसके जो आपका ये जो कोहनी है वहाँ पे पकड़ के उसको क्या करेंगे? लेके जाएंगे। वो आपका क्या कहलाता है? कंधे की पीठ। तो ये आप 3 विधियाँ याद रखिएगा, फ्रेंड्स ग्रिप, पीठ पर उठाना और कंधे पर डालना, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर 19, ठीक है। रोगी को सेक देना, भपारा देना और बर्फ की टोपी। देखिए, रोगी को स्नान कराना। देखिए, आप कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, तो आप उसको ये नहीं मान लीजिए उसको बुखार है, फिर डॉक्टर ने उसको नहाने से मना किया है, तो आप उसे ऐसे गंदगी में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना बेटा। तो हम उसको क्या देते हैं? उसको स्पंज देते हैं। क्या देते हैं? स्पंज देते हैं। अब स्पंज क्या होता है? स्पंज का अर्थ होता है जब रोगी को स्नान नहीं कराया जा सकता है, तो उसकी त्वचा को साफ करने के लिए हम पानी लेते हैं, उसमें डिटॉल कोई भी आप एंटीसेप्टिक चीज़ डाल के, आप पानी डाल के उसको निचोड़ के आप उसकी पूरे शरीर को जो पोंछते हैं, वही क्या कहलाता है? वही स्पंज देना कहलाता है, ठीक है। स्पंज देना क्या कहलाता है? इसमें बस आपसे यही पूछता है, स्पंज देना। आप भपारा कब देते हैं? मान लीजिए उसको गले में कोई दिक्कत है, या फिर वो जो है डॉक्टर ने उसको कहा हुआ है, तब आप उसको भपारा दिलाते हैं। सेक, गर्म सेक और ठंडी सेक। देखिए, ठंडी सेक हम कब देते हैं? जब कोई भी किसी व्यक्ति का टेम्परेचर, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, या फिर उसको तो हम उसको तब उसको हम क्या करते हैं? ठंडी सेक देते हैं। और गर्म सेक हम कब देते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पे चोट लग जाए, मोच लग जाए, ऐसे में हम उसको क्या करते हैं? गर्म सेक देते हैं। क्या करते हैं? हम गर्म सेक देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पुलटिस बांधना। तो देखिए, पुलटिस क्या होता है? पुलटिस हम कब बांधते हैं? जब किसी व्यक्ति की मोच की पीड़ा को कम करना है, कि कोई घाव हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं, उनमें से मवाद निकालना है, तब हम क्या करते हैं? पुलटिस बांधते हैं। बहुत सारे आपके पुलटिस दी हुई हैं, जैसे राई की पुलटिस हो गया, आटे की पुलटिस हो गई, प्याज की पुलटिस हो गई, रोटी की पुलटिस हो गई, गुड़ अजवाइन की पुलटिस हो गई। इन सबको हम उसी स्थान पर बांधते हैं जहाँ पे आपको क्या हुआ है? चोट लगा है, या फिर मोच आई है, या फिर आपका फोड़े फुंसी से आप ग्रस्त है, तो वहाँ पे जब हम बांध देते हैं तो उस स्थान पे आपको क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है, ठीक है। भपारा कब देते हैं? जब आपके गले में, श्वास नली में कोई समस्या होती है, जैसे हमको सर्दी जुकाम होता है तो हम लोग भपारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वही आपका क्या कहलाता है बेटा? भपारा कहलाता है। फिर आपका है 20वां चैप्टर है नाड़ी, श्वास, गति, ताप चार्ट। देखिए, नाड़ी की गति हम क्या करते हैं? हम इस तरीके से करते हैं, हम नाड़ी को क्या करते हैं? इस तरीके से मेजर करते हैं ना। तो देखिए, जो बच्चा 1 मिनट में आपकी नाड़ी कितनी? 1 मिनट में 72 बार। बस ये याद रखिएगा, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है ना। बच्चे की जो नाड़ी गति होती है, वो 120 से 140 बार होती है बच्चे की, लेकिन व्यक्ति की, हमारी और आपकी 1 मिनट में 72 बार होती है। श्वसन गति पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि 1 मिनट में 16 से 18 बार, ठीक है। श्वसन गति आपसे पूछा जाए, आपसे शरीर का ताप पूछा जाएगा, तो जब आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 96.4 फ़ारेनहाइट। आपसे सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस आप क्या करेंगे? बताएंगे। यही आपका क्या था? इसके बाद आपका क्या है? ये आपका पूरा चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक था। आज मैंने पूरी मेहनत कर दी है, अब आपके हाथ में है। आप इसको एक बार क्विकली रिवीजन कर लीजिएगा, आपका एक बार पूरा फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
ये सारे चैप्टर जितने भी मैंने पॉइंट बताए सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं से लगभग क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो अब मेरी मेहनत ख़त्म हो गई, आपकी स्टार्ट है, परसों आपका पेपर है। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।